इंडिया की पहली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आज हम चला के देखने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि ये 240 वोल्ट की जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है, कितनी ये सेफ है, क्या रेंज का आइडिया आ रहा है जब मैंने इसे चलाया है, क्या मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, क्या मुझे नेगेटिव लग रहे हैं। इन डिटेल ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। स्टार्ट में करूँगा वॉक अराउंड से, फिर अपना राइडिंग पार्ट भी होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सबके टाइम स्टैम्प मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है तो आप डायरेक्टली उसे क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखो। ओके, तो अगर मैं डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करूँ तो कंपनी ने इसे भी कार की तरह ही रखा है। एग्जांपल के लिए जो भाई आप बड़े बड़े पैनल देख रहे हो, काफ़ी स्लीक लुक है इनकी। कोई भी यहाँ पे शार्प एजेस आपको नहीं देखने को मिलेगी। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन रखा है कंपनी ने, चाहे आप इसका हेड देख लो, फिर ये बड़े बड़े पैनल्स देख लो। राफ्टे की यहाँ पे हाई वोल्टेज के साथ ब्रांडिंग आ गई। यहाँ पे 240 वोल्ट देखने को मिल गया। इसका जो स्पोर्ट्स वर्जन है उसमें थोड़ी बहुत चीज़ ऐड कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये हमारे सामने स्पोर्ट्स वर्जन है, जिसके अंदर डिफरेंस मेनली क्या है, एक तो इसकी टेल छोटी हो गई है, प्लस यहाँ पे ग्राफिक्स भी थोड़े से ऐड हो गए हैं जो कि नॉन स्पोर्ट्स वर्जन में ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी चीज़ सिमिलर हो जाती है दोनों ही वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे जो सीट हाइट है वो 790 mm की। ये सीट कुशनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये जो आप ग्रैब हैंडल देख रहे हो ये एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। स्विंग आर्म भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है, ये भी एल्यूमिनियम का ही है। ये वाला जो पार्ट है फुट पैक वाला, ये कनेक्टेड है फ्रंट एंड पिलियन के फुट पैक के लिए, विच इज़ ऑल्सो आई थिंक एल्यूमिनियम कास्टेड। बाकी फ्रंट में आपको 17 इंच का व्हील देखने को मिलता है। टायर साइज़ यहाँ पे है 110 का, और डिस्क ब्रेक जो है वो आपको 320 mm का देखने को मिलता है। अपसाइड डाउन फॉक देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में फेस कुछ इस प्रकार का है, जो कि मुझे हल्की काइंड ऑफ वाइब दे रहा है एलियन लुक की। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट आ गई। इंडिकेटर्स जो है वो LED हैं। बाकी यहाँ पे इसका बैटरी पैक लगा हुआ है, जो कि इन्होंने फुल्ली कवर कर रखा है। साइड स्टैंड मुझे थोड़ा सा वियर्ड डिज़ाइन का लगा है। आई थिंक ये थोड़ा मैच नहीं हो रहा है बाइक की ओवरऑल डिज़ाइन से, क्योंकि बाइक का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लीक लुक है। बाकी यहाँ पे भी थोड़ा इन्होंने लिख रखा है हाई वोल्टेज टैग, कई जगह इन्होंने हाई वोल्टेज टैग को मेंशन करा है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको मेन मोटर देखने को मिलती है, और सस्पेंशन जो है वो आपको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है। पीछे इन्होंने बेल्ट ड्राइव का यूज़ करा है, और जो डिस्क ब्रेक है वो है 230 mm का। पीछे की तरफ से लोग कुछ इस प्रकार बनती है, जो कि काफ़ी प्लेन एंड सिंपल है। और इंडिकेटर्स यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं। टेल इसकी थोड़ी सी आपको लंबी लगेगी, जिसमें इन्होंने अपनी नंबर प्लेट लगा रखी है। अगर आपको स्पोर्ट्स वर्जन में देखोगे तो जो नंबर प्लेट है वो आपको यहाँ पे माउंट मिलेगी, यहीं पे इन्होंने लाइट दे रखी है। डिज़ाइन में अगर मैं बात करूँ तो कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं डिस्प्ले की तरफ आऊँ तो डिस्प्ले ये 480p की है, जिसकी जो मैं कहूँगा ब्राइटनेस वगैरह ठीक है। 800 निट्स ब्राइटनेस है इसकी। और टच की बात करें अगर, तो टच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिव। ऐसा मुझे कोई लैग वैग तो ज़्यादा दिखा नहीं, हालांकि मैंने चलाया कुछ ज़्यादा भी नहीं है, बट ठीक है, जितने मैंने चलाया सब कुछ ओके लगा मुझे। एक चीज़ कंपनी ने मुझे बताई है, इनका ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे ऑटोमोटिव ग्रेड लाइनेक्स जिसे बोला जाता है। राफ्टे ने इसे खुद डेवलप करा है अपने हार्डवेयर के लिए। मोस्ट ऑफ द चीज़ इन्होंने यहाँ पे खुद डेवलप करी है, जिसकी वजह से इनकी जो फंक्शन है वो काफ़ी क्विक होती है। एग्जांपल के लिए थीम अप्लाई करना काफ़ी मिली सेकंड में हो जाता है, 250 मिली सेकंड इन्होंने बताया था, जबकि अदर ब्रांड जो होती है वो काफ़ी टाइम ले जाती है थीम को अप्लाई करने में। बाकी यहाँ पे फीचर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं ठीक ठाक वर्क करते हैं। मैप नेविगेशन जो है वो अभी बीटा मोड के अंदर है, इसलिए मुझे उसमें कई सारी कमियाँ देखने को मिली थी, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि अगर आपको चार्जर ढूंढना है तो आपको सिंपल प्रेस करना है और ये खुद दिखा देगा भाई कि आसपास कितने चार्जर हैं विद द ब्रांड नेम। अगर कोई टाटा का चार्जर है तो ये वो भी दिखा देगा। एक चीज़ और भी है कि मैंने इस बाइक को कनेक्ट कर रखा है अपने हॉटस्पॉट से। मे बी इनका जो सिम नेटवर्क है वो अच्छा नहीं होगा इस वाले एरिया में, सो वो एक चीज़ है। बाकी देखो, इसने दिखा दिया है कि यहाँ पे टाटा का चार्जर है, जो हमारे काफ़ी नियर है। फिर शेल का दिख जाएगा, फिर जियोन वगैरह जितने भी होते हैं सब आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। नियरेस्ट चार्जर ने दिखा दिया है कि भाई 1.1 किलोमीटर है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि भाई ये जो UI है रिस्पॉन्सिव तो है, लेकिन इसके जो आइकन वगैरह हैं काफ़ी मुझे स्मॉल लगे हैं, थोड़ा मोबाइल ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रहा है। और मैंने कंपनी से फीडबैक भी दिया था, उन्होंने बताया कि आगे जाके इसमें एक अपडेट आई, जिससे ये जो आइकन्स है ना उसके 3 साइज़ आ जाएंगे कि आपको किस पे सेट करना है। अभी मुझे जैसे कि आप बैटरी बार देख रहे हो, बाइक चलाते हुए काफ़ी स्मॉल लगता है, तो कंपनी इस पर ऑलरेडी काम कर रही है, जो कि हमें OT अपडेट से दिया जाएगा। बाकी अगर मैं यहाँ बात करूँ क्या क्या देखने को मिलता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे थीम आ गई, डॉक्यूमेंट आ गए, ब्राइटनेस मैंने फुल कर दी, और ब्लूटूथ वगैरह आ गए। सेटिंग्स में अगर हम जाएँ, सेटिंग्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, प्रोफाइल देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी। फिर बैक में जाएं तो व्हीकल एंड मोर में हमें रीजन के 3 मोड देखने को मिलते हैं, R0, R1, R2, R3। ठीक है, सिर्फ यहीं से आपको TPMS भी देखने को मिल जाता है, जिसमें दिखा देता है भाई बैटरी प्रेशर कितना है, सॉरी टायर प्रेशर कितना है। की फॉब भी दिखा देता है, ठीक है, उसका स्टेटस दिखा देगा की फॉब में बैटरी कितनी है। सिस्टम अपडेट यहाँ देखने को मिल जाता है।
जो भी इनका सीन है। ईस्टर एग में क्या है भाई, वी हैड लिटिल सरप्राइज फॉर, गो फाइंड इट। ओके, एंड अपडेट्स वगैरह ऑलरेडी देख लिया हमने। सो हाँ, ज़्यादा फीचर कंपनी ने नहीं रखे हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, कंपनी ने बताया हमें कि जितने भी फीचर हैं ये आपको एज स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। अलग से आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीचर, ये जो पूरा ओएस है या फिर जो ये फीचर क्रिएट कर रहे हैं ये खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो इन्हें किसी कंपनी को रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर पे एनुअल चार्जेस से कोई प्रेशर नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली दिखा रहा है कि कंफर्ट मोड, जो कि इनका इको मोड है, उसमें 69 किलोमीटर चल जाएगी 44 रेंज पे। आगे हम चला के भी देखने वाले हैं कि हमें एक्चुअल में कितनी मिलती है। बाकी यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे ABS का साइन है जो कि ऑलवेज एक्टिव रहता है, स्विच आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मोटर हीटिंग का आइकन है, मोटर हीटिंग या फिर कंट्रोलर हीटिंग का। अगर ये ब्लू है तो इट मीन्स मोटर नॉर्मल है। रेड येलो का भी साइन आता है, ग्रीन का भी साइन आता है, वो अकॉर्डिंगली समझ जाओ टेम्परेचर ज़्यादा है। और ये होता है हाई बीम लो बीम का। और ये क्या है, आई डोंट नो ये क्या है। ट्रिप का ऑप्शन भी यहाँ देखने को मिल जाता है, 1 टच से आप ट्रिप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑडो भी, और बाकी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बटन्स की बात करें तो ये आ जाता है भाई इनका किल स्विच, और ये है हज़ार्ड का बटन, और ये फंक्शन का बटन है। फंक्शन का बटन यूज़ होगा फ्यूचर में, जो भी अपडेट लाएंगे, फीचर्स अपडेट करेंगे, उनको फंक्शन बटन से यूज़ किया जाएगा। इस तरफ आपको बहुत सारे बटन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो ये हो जाता है इंडिकेटर्स का, ये हॉर्न हो जाता है, ये रीजन के बटन्स हैं, अप करोगे तो ज़्यादा रीजन हो जाएगा, नीचे करोगे तो कम रीजन हो जाएगा। ये फंक्शन सेलेक्ट करने का है, अगर आपको डिस्प्ले पे कुछ सेलेक्ट करना है। मोड का बटन ये डेडिकेटेड है। ये रिवर्स और फॉरवर्ड असिस्ट का बटन हो जाता है, पार्किंग वाला। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे अभी एक्टिवेट नहीं है, कंपनी फ्यूचर में से लाने वाली है। ये बटन हाई बीम लो बीम का है, और ये पास का बटन। बाकी मिरर्स आर फाइन, कितने अच्छे हैं चलाने में वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये आ जाता है भाई इसका चार्जिंग पोर्ट, ये है AC पोर्ट, DC पोर्ट के लिए आपको इसे भी निकालना पड़ेगा, और हम यहाँ पे अभी टेस्ट भी करने वाले हैं। ओके, इसका निकल ही गया है, इसकी जो केबल होगी वो इस वाली में अटैच नहीं है, इसे मैं वापस लगा देता हूँ। सीट हाइट मेरी 5'9" हाइट है, और मेरे जो दोनों पैर हैं वो ईजिली आ जा रहे हैं। और राइडिंग ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का है, एग्रेसिव तो नहीं कहूँगा मैं, हल्का सा लीन आगे की तरफ, बट नॉट एग्रेसिव। ओके, तो बातें बहुत हो गई, अब लेके चलते हैं भाई इसे राइड पे। सबसे पहले एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसे स्प्रिंट मोड में डाल दिया, आप कह सकते हो ये स्पोर्ट्स मोड है। और 1 2 3 ओके, तो बाइक बहुत खतरनाक उठी है, 100 टन। टॉप स्पीड और देखता हूँ भाई कितनी आती है। वन 130 डन, 131, 132। राइड डायनेमिक्स की बात करें तो बाइक मुझे काफ़ी स्टेबल लगी, इवन एट द हाई स्पीड। सिटी के अंदर भी बाइक को हैंडल करना मैं कहूँगा डिसेंट है, बट हाँ, जब भी आप अगर कोई यूटर्न लेते हो तो आपको फील होता है कि इट्स अ हैवी बाइक, जो कि 170 किलो से ज़्यादा भारी है। बाइक का वेट रेशो 49:51 है, जो मैं कहूँगा अपने फॉर्म फैक्टर, साइज या फिर कैटेगरी के हिसाब से एजाइल इनफ है। बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ईजिली स्पीड ब्रेकर को पार कर लेती। सीट कंफर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 90 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चलाया और मुझे किसी भी तरह का फैटीग या फिर डिस्कंफर्ट फील नहीं हुआ। पिलियन कंफर्ट को लेकर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं पीछे नहीं बैठा था। बाकी ब्रेकिंग में भी आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है और ब्रेकिंग भी मुझे अच्छी लगी। बाइक के अंदर में 3 मोड देखने को मिलते हैं, कंफर्ट, पावर और स्प्रिंट। कंफर्ट में कहूँगा इनका इको मोड है, जो कि काफ़ी अंडर पावर फील होता है। ऑब्वियसली वहाँ पे रेंज ज़्यादा निकालनी होती है, लेकिन जो पावर मोड है वो मोस्टली लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। इसमें इनफ पावर है, चाहे आप सिटी में चला लो चाहे हाईवे पे चला लो, मैक्सिमम स्पीड 100 की आ ही जाती है। कंफर्ट वाले में 60 की है। और स्प्रिंट मोड तो यार बिल्कुल बवाल लगा मुझे, 130 की टॉप स्पीड है, और जो एक्सेलरेशन है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। मैंने इस बाइक को हीट करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन हाँ, मुझे बाइक ने इंप्रेस कर दिया। मैंने 100 से लेके 130 की स्पीड को मेंटेन करा अच्छे खासे हाईवे पे, जहां पे मैं इजीली कर भी पाया इस चीज को, लेकिन मुझे किसी भी तरह का परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को नहीं मिला, जो कि काबिले तारीफ हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए, वो भी इस स्पीड पे। एक चीज जो मेरे साथ 1-2 बार हुई, स्पेशली इको मोड के अंदर, जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन दिया जोर से, तो यहाँ पे जो पावर डिलीवरी होती है मोटर के द्वारा वो एकदम से ज्यादा आती है। फिर मोटर कंट्रोलर उसे कंट्रोल कर लेता है कि भाई ये तो इको मोड है, इसमें इतनी पावर हम क्यों दे रहे हैं, तो फिर वो दोबारा से कम करके फिर लीनियरली उसे बढ़ाता है। जबकि एक्चुअल में
ऐसा होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा कि पावर आउटपुट इको मोड के अंदर ऐसे लीनियर जाना चाहिए। लेकिन जो मेरे केस में एक दो बार हुआ वो ऐसा था कि भाई जो पावर है वो पहले एकदम से उठ के फिर ऐसे जा रही थी। तो ये चीज़ आई थिंक कंपनी OTA अपडेट देके इजीली फिक्स कर सकती है। बाइक के अंदर हमें 3 रीजन मोड देखने को मिलते हैं, 0, 1, 2, 3। 3 सबसे मैक्सिमम वाला होता है जहाँ पे बाइक इजीली स्टॉप हो जा रही थी कंप्लीट हॉल्ट तक। छोटे मोटे पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर पे बाइक के सस्पेंशन काफ़ी अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी बड़े पोर्ट होल में चले गए हो गलती से तो रियर वाला सस्पेंशन थोड़ा सा बाइक को अनसेटल करता है। चलाते चलाते भाई अब हम आ चुके हैं बीच पे बाकी की बात करते हैं। मेन कंपोनेंट्स की बात करें मोटर और बैटरी की, तो बैटरी जो है ये खुद बनाते हैं। सेल्स ये 2 कंपनी से ले रहे हैं, एक है कोरिया से जिसे मैं मान रहा हूँ LG होगी, और एक है ताइवान से जो कि कोई अदर कंपनी हो सकती है। इन्होंने नाम नहीं बताया स्पेसिफिकली, केमिस्ट्री बता दिया कि भाई इन्होंने NMC का यूज़ करा है। उसका भी इन्होंने एक अच्छा खासा रीज़न बताया मुझे कि भाई LFP क्यों ना यूज़ करके इन्होंने NMC को क्यों करा है। फर्स्ट रीज़न यहाँ पे इन्होंने बताया कि वोल्टेज रिक्वायरमेंट। इन्होंने बताया कि इनका जो बैटरी पैक है उसको मेंटेन करनी ही पड़ेगी 200 वोल्ट, इवन चाहे बैटरी की जो पावर है या फिर जो परसेंटेज है वो कितनी भी जीरो हो जाए, जो वोल्टेज है उसे मेंटेन करनी पड़ेगी 200 वोल्ट अगर उसे चार्ज होना है डीसी फास्ट चार्जर पे। अगर उसकी वोल्टेज 180 या फिर 160 वोल्ट हो जाती है लोअर पावर पे तो वो डीसी फास्ट चार्जर पे चार्ज ही नहीं होगी। ये केस LFP में पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन्होंने NMC का यूज करा है। अब बैटरी पैक ये खुद अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं सेल्स लेके, प्लस यहाँ पे जो बैटरी है वो IP67 रेटेड है। सेम विद मोटर भी इनकी IP67 रेटेड है। मोटर की जो पावर है वो 22 किलोवाट है, 70 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 30 हॉर्स पावर, व्हील के पास 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। 240 वोल्ट की टेक्नोलॉजी कैसे सेफ है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि भाई गाड़ी तो ठीक है लेकिन बाइक में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होने वाला है। तो कंपनी ने हमें बताया कि इस बाइक के अंदर जो 240 वोल्ट है ना वो सिर्फ 2 कंडीशन में एक्टिवेट होता है। एक तो बाइक जब चल रही होती है, बैटरी से मोटर को पावर जारी होती है, जब 240 वोल्ट का यूज़ होता है। दूसरा केस जब होता है जब इस बाइक को चार्ज किया जा रहा है ऑन द डीसी फास्ट चार्जर। ये 2 केस में बस यहाँ पे 240 वोल्ट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर बाइक खड़ी है तो वहाँ पे 240 वोल्ट का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। 12 वोल्ट पे सारी चीज़ें रन करती हैं, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो इंडिकेटर हो, जो भी बाकी की चीज़ें हैं वो 12 वोल्ट पे है। तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो उसके बाद जो अगली लेयर आती है सेफ्टी की वो ये है कि जितने भी कंपोनेंट इन्होंने रखे हैं वो इन्होंने मिडल वाले पार्ट के अंदर रखे हैं जो कि 240 वोल्ट को सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ और इन्होंने मुझे बताई है कि जितने भी हाई वोल्टेज पार्ट हैं उनके सभी कनेक्टरों में सेंसर्स का यूज़ किया गया है। कभी भी एक्सीडेंट वाइज या फिर कोई बंदा मैनुअली भी उन कनेक्टर्स को अलग करने की कोशिश करता है तो इनका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और दोनों तरफ से जो पावर है वो कट हो जाती है ताकि जो यूजर है उसे किसी भी तरह का शॉक ना लगे। इवन कोई लीकेज भी होता है तो उस केस में भी पावर कट हो जाती है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम चार्जिंग टेक्नोलॉजी से। ये जो आप पोर्ट देख रहे हो ये कार चार्जिंग वाले पोर्ट है, CCS2 इसे बोला जाता है। अगर आप इस वाले पोर्ट की बात करोगे तो ये EC चार्जिंग का पोर्ट हो जाता है। अगर दोनों की बात करोगे तो ये DC फास्ट चार्जर हो जाता है जो पूरे इंडिया में नेटवर्क बना हुआ है। कहीं पे भी इस बाइक को आप इजीली चार्ज कर सकते हो। लेकिन जब आप इसमें चार्जिंग करोगे तो वो कहाँ पे कैसे चार्जिंग आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब चार्जिंग गन जैसे यहाँ पे लगती है, ये चार्जिंग गन, ये ऑरेंज वायर आप जो देख रहे हो ये है हाई वोल्टेज वायर्स। ये सीधा जाती है, डिपेंड करता है वैसे कि आप कौन सी चार्जिंग गन लगा रहे हो। अगर आप EC चार्जर लगा रहे हो तो ये सीधा जाएगा भाई यहाँ पे, जो कि इसका ऑन बोर्ड 3.3 किलोवाट का EC चार्जर है। ये कन्वर्ट करेगा उसे DC पावर के अंदर और सीधा भेज देगा भाई इस बैटरी पैक के अंदर जहाँ पे चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आप कर रहे हो DC फास्ट चार्जिंग तो ये भाई चार्जर पे ना जाके, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसे, ये सीधा जाएगा इस वाले बॉक्स के ऊपर जिसे बोला जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। जितनी भी हाई वोल्टेज वाली चीज़ें यहाँ पे 240 वोल्ट वाली सारी इसके कंट्रोल में रहती है, यहीं से सारी पावर जाती है आगे। उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बैटरी पैक और एक ये मोटर। जो बैटरी पैक है अगेन ये भी इन्होंने बताया मेरे को, इनके 2 वेंडर हैं, NMC सेल्स का ये यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, एक तो इन्हें एक मिनिमम वोल्टेज को मेंटेन करना पड़ता है CCS2 चार्जिंग को यूज़ करने के लिए, प्लस NMC की वजह से इन्हें थोड़ी सी जो पावर डेंसिटी है वो अच्छी मिलती है LFP के मुकाबले। बाकी ये है मोटर। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मोटर की नॉमिनल पावर है वो है 12 किलोवाट, जबकि जो पीक पावर है वो है 22 किलोवाट। साथ में आपको ये एक चीज़ और दिख रही होगी कि यहाँ पे जो वायर है ना काफ़ी पतली पतली है। इसका रीज़न ये हो जाता है कि ये हाई वोल्टेज सिस्टम पे काम कर रही हैं, तो यहाँ पे जो वायर है काफ़ी पतली होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इफिशियंट भी होती है, क्योंकि यहाँ पे हीट
प्लस एनर्जी लॉस भी कम होता है कंपेयर टू लो वोल्टेज सिस्टम। और बैटरी पैक के अंदर भी इन्होंने एक सेफ्टी सिस्टम ऐड किया है। ये जो आप बैटरी पैक देख रहे हो, इसके अंदर 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं। अराउंड 380 के आसपास टोटल सेल है इसके अंदर। अगर किसी एक सेल में कोई गड़बड़ हो जाती है, वैसे नहीं होती है, लेकिन बाय चांस 0.1% अगर मान लिया हमने हो जाती है, तो उस केस में जो सेल है वो मिसबिहेव करता है, हीटिंग करता है अंदर या फिर जल भी जाता है, तो उस केस में अंदर बनती हैं गैसेस। और ये जो 2 आप वेल्व देख रहे हो, ये वेल्व गैस रिलीज करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो अंदर प्रेशर बन रहा है वो इजिली इस वेल्व के थ्रू निकल जाए, जिससे अंदर जो बाकी सेल्स है उनके ऊपर प्रेशर ना आए, ना ही उनको हीटिंग वगैरह फेस करनी पड़े। और भी बहुत सारी सेफ्टी लेयर्स होती है सेल लेवल पे, जिसमें अगर कोई एक सेल मिसबिहेव कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है वाया फ्यूज बाकी सेलों से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर मैंने यहाँ बताई तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये वाला यूनिक फीचर मुझे दिखा तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है, भाई रेंज हमें कितने मिलने वाली है। अब मैंने इस बाइक को अराउंड 90 किलोमीटर चलाया है और अलग अलग मोड में चलाया, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया लग गया है कि ये बाइक कौन से मोड में कितना दे सकती है। तो कंफर्ट मोड जो कि इको मोड होता है उसके अंदर ये 120 से 140 के आसपास रेंज दे सकती है। पावर मोड के अंदर 100 किलोमीटर से कम और स्प्रिंट मोड के अंदर 60 से 70 किलोमीटर। अगेन ये मैंने आपको आइडिया दिया है, सिर्फ एक्चुअल रेंज जो मिलेगी वो डिपेंड करती है आप कैसे चला रहे हो, कितनी ब्रेकिंग कर रहे हो, कितना एक्सेलेरेशन दे रहे हो, प्लस सिंगल चल रहे हो या फिर विद पिलियन चल रहे हो। मैंने आपको ये सिंगल राइडर का आइडिया दिया है, बाकी बिल्कुल एक्यूरेट रेंज के लिए तो हमें रेंज टेस्ट करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं बाइक के पॉजिटिव्स की। सबसे पहला पॉजिटिव है भाई 240 वोल्ट का हाई वोल्टेज आर्किटेक्चर विद डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, बोले तो CCS2 चार्जिंग गन का सपोर्ट। बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है इवन एट हाई स्पीड, कोई भी हीटिंग इशू यहाँ पे मुझे नहीं दिखा। कंफर्टेबल सीटिंग है फॉर लॉन्गर राइड। जितने भी फीचर हैं वो विदाउट सब्सक्रिप्शन आते हैं एज स्टैंडर्ड। कंपनी ने अपनी मोस्टली चीजों को इन हाउस डेवलप करा है, चाहे वो बैटरी पैक हो, मोटर हो, डिस्प्ले हो या फिर इनका खुद का सॉफ्टवेयर हो। और अगर बात करूं नेगेटिव्स की, तो नेगेटिव ऐसा कोई मुझे मेजर तो नजर नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो कि डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स वाली चीज बताई थी कि इको मोड के अंदर पावर एकदम बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है, वो डेफिनेटली कंपनी को इंप्रूव करना चाहिए विद OTA अपडेट। डिस्प्ले के अंदर जो आइकन वगैरह है वो भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कंपनी को बड़े करने चाहिए, क्योंकि ये कोई मोबाइल स्क्रीन नहीं है। हम थोड़ा दूर से देख रहे होते हैं मोबाइल, हम यहाँ से चलाते हैं, तो बाइक का जो आइकन वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है काफी अच्छी तरीके से विजिबल होनी चाहिए। मैप में भी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन हाँ जब कंपनी खुद ही बोल रही है कि बीटा मोड में है तो उसके ऊपर कोई तुक बनता नहीं है ज्यादा कमियां निकालने का। लेकिन फिर भी हाँ कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कोई गली नहीं दिख रही या फिर मैप ने मुझे कुछ गलत यूटर्न दिलवा दिया था, बट ठीक है वो बीटा मोड है। फिट एंड फिनिश मोस्टली जगह मुझे ठीक लगी, लेकिन कुछ पार्ट में मैं कहूंगा इंप्रूव हो सकती है। कुछ मिसिंग फीचर भी यहाँ पे मुझे नजर आए, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है बाइक के अंदर। कंपनी ने मुझे बोला कि वो OTA अपडेट से लाएंगे फ्यूचर में। दूसरा यहाँ पे क्रूज कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, वो तो इन्होंने खुद ही बता दिया था, लेकिन वो भी होना चाहिए। तीसरा, मुझे कॉम्पिटिटर ब्रांड के अकॉर्डिंग इस वाली बाइक के अंदर एट दिस प्राइस फीचर थोड़े से कम लग रहे हैं। अब एक चीज जो आपके दिमाग में नेगेटिव में आ रही होगी, लेकिन मैं उसे नेगेटिव में ना रख के उसे ग्रे पार्ट में रखूंगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। देखो अभी फिलहाल के लिए मार्केट में क्या सीन चल रहा था कि आपको बड़े से बड़ा बैटरी पैक देना है, ज्यादा से ज्यादा रेंज देनी है कम से कम प्राइसिंग में, वो हो गई अलग कैटेगरी। प्लस यहाँ पे आपका जो चार्जिंग टाइम होगा वो थोड़ा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। प्लस वहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है वो या तो कंपनी खुद से क्रिएट करेगी या फिर किसी और कंपनी के साथ टाइप कर लेगी, जैसे हीरो और एथर ने कर रखा है, ऐसा कुछ कर सकते हैं वो। लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन होंगे वो हमेशा कम ही होने वाले हैं कंपेयर टू DC फास्ट चार्जर जो कि कार के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो दूसरी साइड है वो ये कहती है कि आप एक हाई वोल्टेज सिस्टम डेवलप कर लो जो कि एग्जिस्टिंग चार्जिंग नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। आप किसी भी DC फास्ट चार्जर या फिर AC फास्ट चार्जर पे अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हो। ये जो फ्रीडम मिलती है ये अगेन कॉस्ट के साथ आती है। ये जितने भी 240 वोल्ट के सिस्टम है, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, मोटर है, बैटरी है, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है कंपेयर टू जो अपना नॉर्मल वाला 50 वोल्ट या फिर 72 वोल्ट तक का जो भी आर्किटेक्चर होती है उसके मुकाबले। तो ये जो चीज़ है ऑलरेडी महंगी आई है, तो इसी के वजह से यहाँ पे हम बैटरी पैक बड़ा नहीं कर सकते हैं। पहला तो कॉस्ट की वजह से, दूसरा यहाँ पे साइज का भी इशू होता है। टू व्हीलर के अंदर इतना साइज नहीं होता है कि भाई आप इतनी सारी चीजें भी डाल लो फिर बड़ा बैटरी पैक भी डाल लो, बहुत ज्यादा हार्ड टू मैनेज ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल से गेम है कि ये वाली जो बाइक है ये आपको कम बैटरी पैक में कम रेंज देगी, लेकिन आपको जल्दी फास्ट चार्जिंग वाली सुविधा ये दे देगी। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी कंपनियां हैं वो आपको बड़े से बड़ा बैटरी पैक दे रही है विद फास्ट चार्जिंग, लेकिन वहां पे आपको CCS2 का चार्जिंग सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ये दोनों मैं कहूँगा एक पलड़े हो जाते हैं, ये आपके ऊपर होता है कि आपको कौन सा इन दोनों में अच्छा लगता है। और अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की या फिर कंक्लूजन की कि 2,40,000 इस बाइक पे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं।
अगर आप उन दोनों चीज़ों को ढंग से समझ के अपने डिसीजन बनाते हो तो अच्छा होगा। आपको वैसे भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं अपने ओपिनियन से तो देखो ये इनकी फर्स्ट जनरेशन बाइक है जो कि डिलीवरी पे जाने वाली है। इसमें जो मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज बाइक जो है एडवांस है बाकी बाइकों से। जो टेक्नोलॉजी है इनके 240 वोल्ट की, उसे डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। आप इजीली बाइक को क्विकली डीसी फास्ट चार्जर पे चार्ज करके आगे जा सकते हो, जिसकी वजह से आपको बड़ी बैटरी पैक की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है इस बाइक का। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि भाई जो इंप्रूव होनी चाहिए वो भी एक चीज़ जो आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ जो मैं स्पेशली पॉइंट करूँगा वो है राइडिंग डायनेमिक्स की। अगर आप इस बाइक को ले रहे हो तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप बाइक को चला के ज़रूर देखो, क्योंकि मेरे केस में कोई मेजर इशू नज़र नहीं आया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको चला के ज़रूर देखनी है ये बाइक, क्योंकि चलाने के बाद आपको एक्चुअल में फील आ रही है या फिर नहीं आ रही है वो आपको चलाने के बाद ही पता लगेगा। बाकी सर्विस क्वालिटी कैसी होगी ये तो टाइम ही बता सकता है, या फिर इस बाइक के फर्स्ट ओनर बता सकते हैं। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट आई एम होपिंग सर्विस वगैरह सब कुछ अच्छा ही हो। और हाँ भाई, इंडिया के अंदर पहली फर्स्ट हाई वोल्टेज बाइक है। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कंपनी जो भी मैंने इंप्रूवमेंट बताई है या फिर और भी जो अदर क्रिएटर्स ने बताई है उन सभी फीडबैक को लेके कंपनी इस प्रोडक्ट को और भी बेटर बनाए। आई थिंक यहाँ पे मैंने अब सब कुछ कवर कर लिया है। बाकी आप बताओ आपको ये बाइक कैसी लगी। कमेंट में अगर कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हो। और हाँ, इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और हाइप भी कर दो।